तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा बीएनपी चैप्टर में हमने कहा था कि सर प्रोविजंस तो हम पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हर टॉपिक के, जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं हर टॉपिक के छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने साथ साथ में करवा दिए हैं और बड़े क्वेश्चन जो है वो हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। हालांकि प्रोविजन में भी अभी कुछ बातें बाकी है, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दूं, राइट। फिर हमारा वो एक टीडीएस का चैप्टर टॉपिक चल रहा था, फिर अपन वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको एक प्रैक्टिकल मोड में भी ट्रांसमिट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम क्वेश्चन को शांति से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी हुई तो क्वेश्चन करने में भी जल्दबाजी हो जाएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, पहले इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे पूछा क्या है। डेप्रिसिएशन एडमिसिबल टू एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, ये बात भी ध्यान रखें। ट्रेडिंग बिजनेस करने से क्या बेनिफिट होगा, तो बता सकते हैं? इस बात को अंडरलाइन करने से क्या मतलब निकला कि ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं? बताइए, इस बात का क्या रिलेवेंस है? एनीवन? बीएनपी की कैलकुलेशन करनी है। बीएनपी की कैलकुलेशन? अरे बेटा बीएनपी की थोड़ी करनी है, हमें तो डेप्रिसिएशन की करनी है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है लेकिन बीएनपी हेड में करना है। ओके, और कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस हियर, मतलब व्हाट? बेटा आप चैट बॉक्स में लिख दो ना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्या वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, तो मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है और समझ भी नहीं आ रही है। और बाकी लोग भी फिर वो आपका जवाब कॉपी करेंगे। इट्स बेटर कि आप चैट बॉक्स में लिख दो, सभी जवाब दे दो भैया फटाफट। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस हियर? एनीवन? फटाफट दे दो बेटा जवाब। व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम? अब अगर इतनी सी छोटी सी क्वेश्चन में इतनी छोटी सी बात आप नोटिस नहीं कर पाएंगे तो सोचो बीएनपी का जो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है 2 पेज का, उसको कैसे कर पाएंगे? और यही फियर है जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से। निवी वेरी गुड, एक्सीलेंट। निवी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। नहीं, और आई कभी भी घबराए नहीं बेटा जवाब देने से। सही होगा गलत होगा इट डजंट मैटर, आंसर होना चाहिए। नहीं आता ये कहना सिर्फ एक बचाव है कि ठीक है साहब हमें नहीं आता। फटाफट, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्राची, आर्य, सौजन्य, विकास, शुभम। और या फिर आपको नहीं लगता बेटा अगर मैं एक एक पॉइंट पे इतना टाइम लगाऊंगा तो कैसे तो अपना कोर्स कंप्लीट होगा और कैसे अपन कर पाएंगे? जल्दी। अरे भाई बोलो फटाफट। शेफाली कह रहे सर रूटीन स्टॉक मेंटेनेंस। बेटा उससे हमें क्या मतलब है? रूटीन स्टॉक मेंटेनेंस से हमारे क्वेश्चन में क्या रिलेवेंस है? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में इसका क्या मतलब है। सर यूज्ड इन बिजनेस है, नो। चलिए, सिर्फ एक बच्चे का जवाब बिल्कुल ठीक है एंड दैट इज नीवी कि सर इट इज अबाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। कि ट्रेडिंग लिखा है, ट्रेडिंग लिखा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे भाई जवाब का कॉन्टेक्स्ट भी तो देखो। हमें क्वेश्चन पूछा है डेप्रिसिएशन का, उसमें लिखा है सब ट्रेडिंग बिजनेस करता है, तो वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में उस ट्रेडिंग बिजनेस बताने का मतलब क्या है? आप तो ट्रेडिंग बिजनेस की क्वालिटी बताने लगे। सर ट्रेडिंग बिजनेस में स्टॉक मेंटेन होता है, सर ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री होती है, सर ट्रेडिंग बिजनेस में वो बिजनेस है इसलिए बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है।
समझ पा रहे हैं आप? तो उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रेडिंग सेक्शन नहीं होता बेटा अर्चित, कोई ट्रेडिंग सेक्शन कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन के केस में ट्रेडिंग सेक्शन का कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हैं बेटा आप? इस प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही यही है कि आप क्वेश्चन को सही कैसे पकड़े, और यही होता है एग्जाम में। थ्योरी का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा कुछ और होता है, आप उसको क्वेश्चन को ले जाते हैं उठा के कहीं और, जैसे इस वर्ड को ले गए। अभी क्लियर है? गलत है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सही होना चाहिए, इन फ्यूचर गलती नहीं होनी चाहिए। अर्षित कह रहे थे ट्रेड, मैन्युफैक्चर और कॉमर्स के रेफरेंस में बोला, उसकी जरूरत ही नहीं है ना बेटा। हमें क्या बोला है देखो, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एडमिसेबल, कि डेप्रिसिएशन कितना एडमिट, कितना अलाउ है, ये बताना है साहब एक इंडिविजुअल पर्सन को जो कि ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग कर रहा है, तो बात इस ट्रेडिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि सर एडिशनल नहीं कैलकुलेट करना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है। ठीक है, वो ट्रेडिंग कर रहा हो, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हो, वो आएगा बीएनपी में, वो अलग चीज, वो तो है ही, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। पर हमसे वो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा क्या है, सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है बेटा, देता भी नहीं है एग्जाम में कभी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर सब चीजें वही दे देगा तो अपन क्या करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी भी एग्जाम में नहीं दी जाती है, ये बात ध्यान रखें। और आपने इंटर में पेपर पढ़ा होगा तो इंटर में भी देखा होगा मोस्टली। ठीक है, अगर दे दिया बाई चांस तो बोनस है, बाकी कभी नहीं देता। और कोई, एनीवन एल्स, कोई सवाल कोई जवाब? तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ध्यान से सुनो। हमें बोला था ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाना है, आपको एडिशनल के झंझट में नहीं जाना है। फैक्ट्री बिल्डिंग है इनके पास, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का ब्लॉक अलग बनता है क्या, और कितने परसेंट लगता है फैक्ट्री बिल्डिंग पे, बता सकता है कोई, एनीवन? 10% लगेगा। 10% लग, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा आवाज टेक्स्ट में कर दो, क्योंकि सब आपका जवाब सुन लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बाकी भाइयों को भी फायदा होने दो थोड़ा सा बेटा। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, यस 10% लगता है, तो 10% का ब्लॉक बना लेते हैं। आगे बोला सर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लगता है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, कितना लगाओगे? 3%। बोलिए भाई, बाकी प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लगाओगे? पूछना नहीं है, बताना है पहले, आपके हिसाब से क्या होगा। ओके 15% बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन इज फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना? हाँ जी, फर्नीचर पे कितना? 10%। एंड लास्ट वन दे रखा है मोटर कार, लास्ट वन दे रखा है मोटर कार। अच्छा एक और रह गया बीच में, कंप्यूटर रह गया रुको। हाँ जी, कंप्यूटर पे बोल दो इतने 40%, और
एक नीचे दे रखा है मोटर कार, मोटर पे बोल दो, मोटर कार पे। मोटर कार पे सर 15%। ओके चलिए करना, सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। मोटर कार पे बेटा 15% है। ठीक है, मोटर कार अगर रनिंग ऑन हायर चलती है, मोटर कार अगर किराए पे चलती है तो 30%। जिन जिन ने 30% लिखा है, मोटर कार किराए पे चलती है तो 30% होता है, अदरवाइज मोटर कार पे 15% होता है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा ब्लॉग बनाने में, है तो बोल दो। ब्लॉग बनाने तक में कोई डाउट है तो बोल दो। ओके अब आगे चलते हैं। सर फैक्ट्री बिल्डिंग की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दे रखी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। सर फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखी है ना, सबसे पहले कि डब्ल्यूडीवी लिखने का मतलब क्या है बेटा? ये डब्ल्यूडीवी लिखने का मतलब है सर ओपनिंग। तो क्या 5 लाख लिख दूं यहाँ पे? यस सर। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग दे रखी है 8 लाख, तो 8 लाख लिख दूं बेटा? 8 लाख। कंप्यूटर की ओपनिंग है क्या कुछ? बोलो, कंप्यूटर की ओपनिंग है क्या बेटा? नहीं सर। नहीं है। फर्नीचर की ओपनिंग, फर्नीचर की ओपनिंग है सर 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। और कार की ओपनिंग 60,000। एनीवन हैव एनी डाउट? हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? ओके नहीं है तो अच्छी बात है भाई। चलो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, कोई एडिशन हुआ है क्या फैक्ट्री बिल्डिंग में? फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई एड ऑन है क्या? नहीं है सर। प्लांट एंड मशीनरी में कोई एड ऑन है क्या? है सर ये 1 लाख। 2 एड ऑन है। 2 है। 2 एड ऑन है क्या? यस सर। तो ये हो गया टोटल 2 लाख रुपए का। हाँ जी, 2 लाख का है क्या एड ऑन? ये दोनों क्या प्लांट एंड मशीनरी में 2 एडिशन है? यस सर, 2 लाख रुपए का एडिशन है। ठीक है, अभी सिर्फ एडिशन की बातें कर रहे हैं, अभी सेल की बात नहीं कर रहे, इसको छोड़ दो। कंप्यूटर 60,000 रुपए पेमेंट हुआ है अकाउंट पे चेक से, और 80,000 रुपए का जो बैलेंस पेमेंट हुआ है, एक सेकेंड, 80,000 रुपए का बैलेंस कैश में पे हुआ है, ऐसा ले लो, ये एंड कार्ड पे। 60,000 is paid through account by check and 80,000 बैलेंस इन कैश। 60,000 रुपए का पेमेंट चेक से, 80,000 का कैश में। तो बताइए फर्नीचर कंप्यूटर में एड ऑन कितना करूं? 60,000, 80,000, 1,40,000, 3 ऑप्शन। 60,000, 80,000, 1,40,000, कितना ऐड करें? सर पूरा ही ऐड हुआ। अमाउंट बोलो, अमाउंट 60,000, 1,40,000 और 80। 1,40,000 ही। ओके और बोलो, रिप्लाई देते जाओ। जी सर,
60,000 रुपए ऐड करेंगे सर। क्यों सर? क्योंकि कैश पेमेंट अगर 10,000 से ज्यादा का किसी का करते हैं तो वो चीज हम एड ऑन नहीं करते हैं सर, तो इसलिए ये पेमेंट एड ऑन नहीं होगा। समझ गए? फर्नीचर में कुछ ऐड हुआ है? नहीं। मोटर कार में कुछ ऐड हुआ है? नहीं सर। इज दैट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं सोल्ड पे। सर फैक्ट्री में कुछ बेचा? नहीं सर। प्लांट एंड मशीनरी में बेचा? यस सर। कितने का बेचा? 6 लाख का बेचा सर। तो लो जी, 6 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी में से बिक गया। बाकी कहीं कुछ नहीं बिका है? नो सर। लो जी, तो ये आ गया आपका WDV एट एंड ऑफ ईयर। कोई क्लोजिंग मत लिख देना यहाँ पे वरना गड़बड़ हो जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग में बैलेंस कितना बचा बेटा? 5 लाख। यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है? 8 लाख का ओपनिंग था, 2 लाख का सर नया आया तो हो गया 10 लाख। 10 लाख में से 6 लाख चला गया तो 4 लाख का बैलेंस बचा है। यहाँ पे सर 1 लाख का बैलेंस बचा है और यहाँ पे 60,000 का बैलेंस बचा है और यहाँ पे 60,000 का बैलेंस बचा है। बता दो यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोल दो। ओके, वेरी गुड। अब आ जाइए सर डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है। भैया इस वैल्यू पे लगाना है, फुल और हाफ वो आपको चेक करना है। तो पहले फैक्ट्री बिल्डिंग के केस में जो 5 लाख का बैलेंस है वो ओपनिंग में से है या परचेज में से? सर परचेज तो है ही नहीं, ये तो ओपनिंग ही है। तो बताइए फुल लगाऊं या हाफ? सर फुल लगाएं या हाफ? फुल लगेगा। फुल लगा दीजिए। सर फुल लगा दीजिए, ठीक है सर। प्लांट एंड मशीनरी पे 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना है, पर क्योंकि इसमें सेल भी है तो पहले तो हमें फीफो मेथड लगाना पड़ेगा, राइट? तो फीफो मेथड लगाते हैं सर। 4 लाख का सॉरी 6 लाख का बैलेंस बिका किस में से? ओपनिंग में से। तो ओपनिंग में से कितना बचा? 2 लाख, राइट? बोलो, ऐसे बोल सकता हूँ। ओपनिंग के 8 लाख में से 6 लाख बिक गया अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, तो ओपनिंग में कितना बचा? सर 2 लाख। और नया वाला कितना बचा? 2 लाख। तो टोटल ये 4 लाख हमारे पास बचे हैं। ओपनिंग वाले 2 लाख पे तो फुल लगेगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जो नए 2 लाख है उस पे कितना लगेगा? तो इस डेट से आइए आप बताइए। एक्स मशीन पे कितना लगाऊं, फुल और हाफ? ऐसा बता दीजिए। एक्स मशीन और ये वाई मशीन लिख देता हूं। तो एक्स पे कितना लगाएं, फुल और हाफ? सर फुल लगा दो। और इस पे कितना लगा दें? हाफ लगा दो। तो इसका मतलब सर ओपनिंग 2 लाख प्लस ये नई परचेज 1 लाख की, तो 3 लाख पे तो फुल लगा दो। 3 लाख पे 15% 45,000। मैं सीधा कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, ठीक है? और 1 लाख पे आधा 7,500। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी के है तो बोल दो। ठीक है सर। फर्नीचर पे सिर्फ ओपनिंग वैल्यू है तो क्या फुल लगा दूं? रेट का ध्यान रखना, साथ में रेट में गड़बड़ मत कर देना। सर लगा दो। फर्नीचर पे सीधा लगा दूं 10%, ओपनिंग ही पड़ा है, कुछ परचेज वर्चेज है नहीं। ओके। कंप्यूटर, कंप्यूटर में ओपनिंग नहीं है। कंप्यूटर में ओपनिंग तो है ही नहीं, तो जो भी है वो नई परचेज है। नई परचेज है तो डेट देखो, डेट है 1 जनवरी 2021। तो फुल लगाएं या हाफ? सर हाफ लगा दो। तो हाफ कितना हो जाएगा? 40% और उसका आधा, तो ये हो गया 12,000 रुपए, राइट? बिल्कुल ठीक है। समृद्धि, वैशाली, शेफाली, पंकज, हर्षित, बिल्कुल ठीक है बेटा।
मोटर कार पे आ जाइए सर, मोटर कार 60,000 की थी, अभी भी उतनी है, तो 15×6 = 90, 9,000 का लगा दो सर। बताओ जी, किसी के कोई डाउट है तो बोलो। क्या आसान था क्वेश्चन? अगर आप रिप्लाई करोगे तो बहुत आसान है। क्लोजिंग WDV 4,50,000, यहाँ पे सर 52,500, तो क्या मैं कर दूं 3,47,500? ठीक है सर। यहाँ पे सर 90,000, यहाँ पे 48,000 और यहाँ पे 51,000। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चले। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये पूछना चाहते थे वो था, एक तो ये कैश अमाउंट ऐड नहीं होगा ब्लॉक में, ये बात ध्यान रखना। और सेकंड जो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी वो थी ये कैलकुलेशन, बस बाकी तो सब नॉर्मल थे। फिर भी अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। साइन लिमिटेड एज ए ब्लॉक असेट कैरिंग ऑन 15% रेट के हिसाब से इनके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, whose written down value on 1st April 2020 was rupees 40 lakh, 40 लाख की WDV है। It purchased another asset on the same block on 1st November 2020 for rupees 14.40 lakh। एक नई एसेट परचेज की इन्होंने 14,40,000 रुपए में, और उसको पुट टू यूज भी कर लिया सेम डे, ठीक है। साइन लिमिटेड वाज अमलगमेटेड विद सीडी लिमिटेड। साइन लिमिटेड का क्या हो गया? अमलगमेशन हो गया, और कब हुआ? 1 जनवरी 2021 को हो गया, ठीक है। Compute the depreciation allowable to Sai Limited and CD Limited for the previous year ended on 31st March 2021, assuming the asset transfer of CD Limited at 60 lakh। क्वेश्चन समझ गए कि पहले साइन लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, उसके पास कुछ असेट की कितने रुपए की? 40 लाख की। उसी ने एक नई एसेट परचेज की 14,40,000 रुपए में, और उसके बाद अमलगमेशन हो गया। जब अमलगमेशन हो गया तो सारी एसेट जो कि साई लिमिटेड के पास थी वो किसके पास चली गई? सीडी लिमिटेड के पास चली गई, और कितने रुपए में चली गई? 60 लाख रुपए में। ये है परचेज कंसिडरेशन। क्या आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? हमने ये कहाँ पढ़ा था? पहले ये बताओ किस किस को समझ में आ गया, याद आ गया कि ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? ओके, और ओके, शुभम, शेफाली, विकास, पंकज और तुषार, वो बात करेंगे बेटा। अभी टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको कौन सा है? ओके, बिल्कुल। ये चेंज इन ओनरशिप में मैंने आपको बताया था कि अगर अमलगमेशन या सक्सेशन या डीमर्जर की वजह से होता है तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं, राइट? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं, ओके।
अब प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं तो दो स्टेप भी लिखवाए थे, आपको याद होगा। पहला स्टेप लिखाया था कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज इफ नो अमलगमेशन। ठीक है, इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट डेप्रिसिएशन इन amalgamating company and amalgamated company, right? Yes sir. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो चलो करते हैं सर। सुनिए, फॉर्मेट कैसा होगा वो आपके ऊपर है, आप कैसा भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बेटा। सबसे पहले क्या करना है हमें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप असेट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ओपनिंग WDV। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। ओपनिंग WDV है कितनी सर, 40 लाख रुपए की। वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6 लाख। बिल्कुल 6 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। 15% 6 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, नई परचेज है, नई जो परचेज है वो कितने रुपए की है, 14.40 लाख। इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 नवंबर को है ये, हाफ लगेगा। कितना होता है आप देख लो भैया, 1,08,000 हो रहा है क्या। हाँ 1,08,000। ठीक है सर, तो ओपनिंग का डेप्रिसिएशन सर हमने निकाल लिया है, परचेज का हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब दोनों में बांटना है। ओपनिंग एसेट जो है वो कितने दिन यूज आई, ध्यान से सुनना। अच्छा ये पूरा साल कैसे चला, मैं थोड़ा सा इसकी ग्राफ बनवा देता हूँ आपको, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च पे ईयर खत्म होगा, राइट। अमलगमेशन हुआ 1 जनवरी को, 1/1/2021 को अमलगमेशन हो गया। तो यहां से लेके यहां तक सारी असेट को क्या अमलगमेटेड कंपनी ने यूज किया होगा, बोलो। क्या यहां से लेके यहां तक अमलगमेटेड कंपनी ने यूज किया होगा। और यहां से लेके यहां तक अमलगमेटिंग ने किया होगा। यस सर। अब जो ओपनिंग असेट है क्या वो पहले दिन मेरे पास रखी थी, यस सर, वो तो पहले दिन ही आपके पास रखी थी। तो इसका मतलब ओपनिंग तो क्या पूरे साल काम आई होगी, 365 दिन। यस, तो 365 दिन से मैं कहूंगा सर 6 लाख का डेप्रिसिएशन जो कि 365 दिन का है, उसमें से साइन लिमिटेड का कितना है, यहां से लेके यहां तक दिन निकाल दो, 31 दिसंबर तक। बता सकते हैं कितने दिन हो रहे हैं, दिसंबर तक लेना, 1 जनवरी मत लेना। ठीक है, 1 जनवरी की डेट मत लेना कोई भी, दिसंबर तक ही लेना। 275 बता रहे हैं नीवी एंड पंकज। और इसके भी बता दो फिर, 90 होंगे क्या, 91। लीप ईयर है क्या,
लीप ईयर थोड़ी ना है, 90 होने चाहिए, 90 होंगे भैया, 90। लीप ईयर कहाँ से आ गया बेटा? मार्च फरवरी 21 लीप ईयर कब से होने लग गया? फेब 21 लीप ईयर कहाँ से हो गया? ओके 90। तो भैया ये तो कर दो 275 से मल्टीप्लाई, और सेम चीज कर दो यहाँ 6,365 इंटू 90। बताओ जी, ओपनिंग का बंटवारा कर दिया हमने नंबर ऑफ डे यूज्ड में, नंबर ऑफ डे यूज में। यहाँ किसी के कोई डाउट कि कैसे किया सर हमने? ओपनिंग का बंटवारा कैसे किया, कोई डाउट है क्या किसी को? सर 4 लाख लिख देता हूँ, इन्होंने बता दिया है, 4,52,055 रुपए इनको मिल जाएंगे सर। फिर 1,47,945 इसको मिल जाएंगे, राइट? ओके ठीक है। अब आ जाइए दूसरे एसेट, जो हमने नई एसेट परचेज की ये वाली, ये कितनी तारीख को परचेज की हमने? सर 1 नवंबर को परचेज की। यहाँ पे ध्यान से सुनना है ना, 1 नवंबर को परचेज की सर। तो क्या ये इतने टाइम, ध्यान से देख लो, पहले चीज समझ लो, क्या ये इतने टाइम इसने यूज की होगी अमलगमेटिंग ने, और इतने टाइम अमलगमेटेड ने यूज की होगी? अब यहाँ पे गलती क्या कर देते हो सर, आप कहते हो सर ये 180 दिन से कम है तो हाफ डेप्रिसिएशन लगा, तो इसलिए इसको डिवाइड भी 180 से करो आप। 180 से नहीं होगा, एक्चुअल डेज ऑफ यूज से होगा। इसका यूज क्या है ये, तो आप करेंगे सर 1,08,000 डिवाइड बाय 151 डेज इंटू 61। चेक करो एक बार सही है क्या? और 1,08,000 डिवाइड बाय 151 इंटू 90 डेज, लो हो गया आपका सर। 43629 फिगर इसका आ रहा है। 64371 इसका आ रहा है। लो ये डेप्रिसिएशन मिल गया दोनों। तो डाउट है तो बोल। इस परचेज कंसिडरेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। ओके, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। किसी को डाउट या प्रॉब्लम है तो बोल दो, अदरवाइज फिर आगे चलते। पंकज को डाउट है, पंकज को पूछते हैं। हेलो हाँ जी सर, बोल। इसमें ये पूछना है, ये अमेलगमेशन का क्वेश्चन था, ठीक है सर। तो हमने अमेलगमेटेड कंपनी और अमेलगमेटिंग कंपनी दोनों को दिया, ठीक है सर। अब अगर यही क्वेश्चन एक्विजिशन का होता, मतलब एक कंपनी cease to exist हो जाती, एक के लिए तो पूरा सेल हो जाता,
तो साई लिमिटेड को तो अपन कुछ डेप्रिसिएशन ना देते। हाँ, एक्विजिशन भाई, एक्विजिशन मतलब क्या? सर एक्विजिशन जो अगर इनकम टैक्स में उस डेफिनेशन में आ रहा है, जो इनकम टैक्स के अमलगमेशन की शर्तें अपनी उस दिन भी बात हुई थी बेटा, कि एक्विजिशन और जो अमलगमेशन है, ये दोनों एक चीजें भी हो सकती है अगर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम हो तो, अगर इसके मालिक उसमें मालिक बन रहे हो तो। ठीक है, तो दो ही चीजें पॉसिबल है, आप इनको तीसरी चीज बनाओ ही मत। एक, मैंने अपनी असेट दूसरी कंपनी को बेच दी, असेट कंपनी को बेच दी, तब तो मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, किस्सा खत्म। और एक, मैंने अपनी असेट और मैंने अपना बिजनेस भी उसमें बेच दिया और मैं भी उसके साथ चला गया, तो वो हो गया अमलगमेशन का केस, बस। इसके अलावा तीसरा केस बन ही नहीं सकता। तो आप बताओ, आप तीसरा केस कैसे बनाओगे? माइक बंद हो गया? अच्छा, एक सेकेंड। अब खोल लो माइक, कर दिया मैंने। सर इसमें मैं ये कह रहा हूँ ओनर सेम नहीं है। अब ओनर शेडी सेम लिमिटेड नहीं है। अलग है। हाँ, उसने साई लिमिटेड का सारा एसेट ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है सर। अब जब शेडी लिमिटेड को अपन डेप्रिसिएशन अलाउ करें, क्योंकि साई लिमिटेड को कुछ अलाउ नहीं होना, उसने तो अपने सारे एसेट ही दे दिए, तो वो तो खत्म बात। अब शेडी लिमिटेड को डेप्रिसिएशन देना है, ठीक है सर। उसको सिर्फ हाफ ईयरली मिलेगा ना सर, मतलब मिलेगा तो 1 जनवरी के बाद का मिलेगा उसको डेप्रिसिएशन सिर्फ। बात कर, उसके लिए तो परचेज है, वो चाहे कंपनी से खरीदे, चाहे मार्केट से खरीदे, हाँ। चाहे किसी से भी खरीदे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सर उसको हाफ ईयरली का मिलेगा ना, बस यही क्लियर करना आप तो वो हाफ ही, लिमिटेड को। बेटा हाफ ही मिलेगा ना, उसने परचेज की है सिंपली। आप क्या है ना, आप चीजों को खुद कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं बेटा, आप इस चीज को ध्यान रखें। उसने, आप कह रहे हैं कि उसने परचेज किए सब, है ना, कोई ओनर सेम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर डजेंट मैटर कि उसने कंपनी से खरीदा, उसने इंडिविजुअल से खरीदा, उसने फैक्ट्री से खरीदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ब्लॉक में एसेट ऐड कब होगी? 1 जनवरी को ऐड होगी सर। जी ठीक है, तो बस एक वो तो हाफ ही लगाएगा, तो लॉजिक ही नहीं है फुल लगाने। ठीक है सर। अंशु कह रहे हैं सर अगर इसमें सेल्स भी होती तो पहले डेप्रिसिएशन पूरा निकालते फिर डिवाइड करते। यस बिल्कुल, पहले डेप्रिसिएशन पूरा निकालते फिर डिवाइड करते। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? ओके, चलिए एक कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, फिर उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हमें उस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आ जाइए कंसेप्ट के ऊपर, सेक्शन 40A1। हमने ये बोला था कि सर आप कोई पेमेंट करते हैं, अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको उस पर टीडीएस काटना है। अगर वो पेमेंट टीडीएस के लिए लायबल है तो, ये बात ध्यान रखना, अगर पेमेंट टीडीएस के लिए लायबल है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। ठीक है, और आपने पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कर दिया। अब उस पेमेंट के ऊपर या तो आपने टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस काटा नहीं, या फिर टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, जमा कराया नहीं। ठीक है, या तो आपने काटा नहीं या आपने जमा करवाया नहीं, राइट। हर्षित कहाँ गया आज? हर्षित की आवाज नहीं आ रही। ओके, अब सर टीडीएस काटना कब है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और पेमेंट कब होगा? जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर में, या फिर कई जगह पे एट द टाइम ऑफ
क्रेडिट, ठीक है, और जो कि प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर में आपने जिन जिन लोगों को पेमेंट किया है, यही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपने जिन जिन लोगों को पेमेंट किया है सर उनका टीडीएस काटना है, साथ ही साथ, ठीक है, उनका तो टीडीएस काटना है, कई लोगों को क्रेडिट बेसिस पे टीडीएस भी काटना पड़ता है, और ये सारा काम होना चाहिए जो जो पेमेंट आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किए हैं उन पे, ठीक है सर, उन पे हम काट देंगे और काट के ये टीडीएस आपको डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है, टीडीएस शुड बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। कब तक? लास्ट क्लास में बताया था आपको, बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इससे पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। अब अगर इन दोनों में से आपने एक चीज को वायलेट कर दिया, दोनों में से एक भी चीज को वायलेट कर दिया, तो योर एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड, ठीक है। कितना डिसअलाउड हो जाएगा सर? सर अगर पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया या पेमेंट किया है तो नॉन रेजिडेंट, तो 100% एक्सपेंसिव डिसअलाउड हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्षित, डिसअलाउड। और अगर पेमेंट किया है रेजिडेंट को, तो ये 30% डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, कभी आपने सोचा सर ऐसा क्यों किया गया, 100 और 30 क्यों किया? पहले दोनों में ही 100% हुआ करता था, ठीक है, पहले दोनों ही केस में 100% हुआ करता था, और बाद में बोला गया कि भैया जो इंडिया से बाहर है उसको अगर आपने कोई पेमेंट कर दिया तो हमारे चांस कम है कि हम उससे बाद में वसूली कर पाए टैक्स की, इसके लिए हम 100% डिसअलाउड कर रहे हैं ताकि उस पेमेंट का 100% टैक्स आपसे मिल जाए। समझना लॉजिकली ध्यान से। मेरी इनकम 10 लाख, मेरी इनकम 10 लाख है, मैंने उसमें से 6 लाख की सैलरी दी किसी नॉन रेजिडेंट को, ध्यान से सुनना, तो मेरी इनकम हो गई 4 लाख। बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया 4 लाख पे तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे, 6 लाख पे हम सामने वाले से टैक्स ले लेंगे। बोले हाँ या ना भाई, आपका जो खर्चा है वो सामने वाले की इनकम है, तो 10 लाख आपने टोटल कमाया, उसमें से 6 लाख की सैलरी आपने दे दी है, तो 4 लाख आपके पास बचा है। 4 लाख पे हम आपसे टैक्स चार्ज करेंगे और 6 लाख से सामने वाले पे टैक्स चार्ज करेंगे। बोलो ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही चलता है टैक्सेशन। आप जितने भी खर्चे अपने P&L में लिखते हैं वो किसी न किसी के लिए इनकम है, यस और नो? यस। अब सर ये जो बंदा है ये तो नॉन रेजिडेंट है और इससे टैक्स वसूली करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो हमने आपको कहा कि जब आप 6 लाख का पेमेंट करो ना तो 60,000 रुपए टीडीएस काट लेना ताकि हमें उससे वसूली ना करनी पड़े। समझ गए? आपने टीडीएस नहीं काटा तो ये 6 लाख रुपए इसके पास पहुंच गए बिना टैक्स काटे। क्या गवर्नमेंट को ये 6 लाख रुपए पूरे डूब सकते हैं? क्योंकि ये तो फॉरेनर है, इससे टैक्स वसूली करना बहुत मुश्किल रहेगा गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपका पूरा खर्चा डिसअलाउड करते हैं। जैसे ही पूरा खर्चा डिसअलाउड करेंगे आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 10 लाख। और आपसे गवर्नमेंट टैक्स कितने पे चार्ज कर लेगी? 10 लाख। तो इसका मतलब जो टैक्स वसूली उससे करनी थी वो भी गवर्नमेंट ने आपसे कर ली। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अब सवाल आया कि अगर रेजिडेंट को पेमेंट किया है तो बोला भैया रेजिडेंट को अगर पेमेंट किया तो उससे तो वसूली हम कर सकते हैं, वो तो इंडिया का ही है ना, जाएगा कहाँ, अपने रिटर्न तो भरेगा। तो उस केस में हम पूरी सजा आपको नहीं दे रहे, हम वसूली उससे कर लेंगे, बट 30% हम आपका डिसअलाउड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। ओके ओके। दूसरी बात एक हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डिसअलाउबिलिटी है ये परमानेंट नहीं है। सर परमानेंट नहीं है मतलब? परमानेंट नहीं है इसका मतलब
अगर अगले साल आपने इसका टीडीएस काट लिया, ठीक है, अगले साल अगर आपने इसका टीडीएस काट लिया तो ये फिर अलाउ हो जाएगा। समझ गए? मतलब हो सकता है इस साल कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो डिसअलाउड हो गया, पर ये अगले साल वापस अलाउड भी हो सकता है अगर अगले साल ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो। हाँ जी, ओके है क्या? ओके, सुनिए, नेचर, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ टीडीएस, डिडक्शन और डेट ऑफ टीडीएस डिपॉजिट। ठीक है, किस तरीके का पेमेंट किया, एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम, किस तरीके का तो सर पेमेंट किया, कितनी तारीख को पेमेंट किया, कितनी तारीख को टीडीएस काटा और कितनी तारीख को जमा करवाया। ओके, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप लेके चलेंगे कितनी, 31 अक्टूबर 2021। ओके, चलिए ध्यान से सुनिए। कमीशन 1 जनवरी 2021 को पेमेंट किया, 1 जनवरी 2021 को टीडीएस काटा और 6 फरवरी 2021 को जमा कराया। बोलिए अलाउड डिसअलाउड, अलाउड और डिसअलाउड। सभी रिप्लाई करते रहे सर अलाउड। ठीक है सर। कमीशन 1 जनवरी 2021 को पेमेंट किया, ठीक है, टीडीएस काटा 15 जनवरी 2021 को, तो फर्दर पेमेंट करना था उसमें से काट लिया और जमा करवा दिया 6 फरवरी 2021 को। बोलो अलाउ और डिसअलाउ। अलाउ और डिसअलाउ। अलाउ है सर, ठीक है। कमीशन का पेमेंट 1 मार्च 2021 को, 1 मार्च 2021 को पेमेंट हुआ सर 6 अप्रैल 2021 को। बोलो अलाउ और डिसअलाउ। बिल्कुल अलाउड। पंकज गलती कर गए तुम, चेक करो पहले अपनी गलती। अलाउड इन नेक्स्ट ईयर, नो बेटा इसी साल अलाउड हो जाए। कट ऑफ प्रीवियस ईयर में, पहली कंडीशन ओके। जमा हो गया रिटर्न भरने से पहले, पहले रिटर्न भरने की डेट से पहले हुआ या नहीं हुआ, हो गया, तो फिर तो इसी साल अलाउ हो जाएगा। अगर रिटर्न भरने के बाद में जमा हुआ होता तो अगले साल अलाउ होता। 1/3/2021 को पेमेंट हुआ, ठीक है, 1 नवंबर 2021 को पेमेंट हुआ। अब बोलो डिसअलाउ, ठीक है। अलाउ इन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो अलाउ हो जाएगा। इस साल तो डिसअलाउ। कमीशन 1/4/2021 को, 1/4/2021 को और पेमेंट 30 सितंबर 2021 को। बोलो अलाउ और डिसअलाउ।
डिसअलाउ। क्यों भाई डिसअलाउड क्यों? सर इस साल तो कटा ही नहीं, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि प्रीवियस ईयर में कटना चाहिए, प्रीवियस ईयर में तो कटा ही नहीं, फिर जमा होने से क्या मतलब है? समझ गए? ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए नेवी, विकास, सॉरी विकास, ओके ठीक है। तो ये स्पेशली ध्यान रखो, गड़बड़ नहीं। पहले ये देखोगे कि प्रीवियस ईयर में कटा नहीं कटा, फिर ये देखोगे रिटर्न फाइलिंग से पहले जमा हुआ नहीं हुआ। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो अलाउ है, और नहीं होती है तो डिसअलाउ। बस बोल दो बेटा फाइनली, इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी के है तो बोल दो।